हेलो बच्चों। कोई है। रात कितनी भयानक क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। हर आत्मा का एक इरादा जरूर होता है, नेक हो या फिर अनेक हो। आपका इरादा क्या है? चलिए करते हैं एक नए सफर की शुरुआत, नए सुबह की शुरुआत इस बेहतरीन टॉपिक से। दोस्तों, एटम से रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब बारी है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल से रिलेटेड हमें अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है और मॉलिक्यूल की पूरी माया को जानना है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की बात करेंगे। आइए मेरे साथ, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मॉलिक्यूल होते क्या है? ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स को, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स को बाइंड करके रखती है। इसको हम ज्यादा डिटेल में, ज्यादा बारीकी से जान पाएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। यहां तो हमें यह जानना है, एटम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो एटम्स केमिकली कंबाइंड है इस प्रकार से, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन केमिकली कंबाइंड हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड हो, O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। क्लियर है बात? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो, क्या फॉर्म होगा? N2 फॉर्म होगा। ऐसे ही 4 फॉस्फोरस कंबाइंड हो, P4 फॉर्म होगा। 6 सल्फर कंबाइंड हो, S6 फॉर्म होगा। 8 सल्फर कंबाइंड हो, S8 फॉर्म होगा। 12 बोरोन कंबाइंड हो, B12 फॉर्म होगा। क्या सेम टाइप के एटम्स ही कंबाइन होंगे? जी नहीं, एटम्स तो डिफरेंट टाइप के भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे बात की जाए वाटर मॉलिक्यूल की, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कंबाइन होने से H2 फॉर्म होगा। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन कंबाइन होने से CH4 फॉर्म होगा। 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन NH3 फॉर्म होगा। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, इनके कंबाइन होने से C6H12O6 फॉर्म होगा। ये फेमस मॉलिक्यूल कौन है? पानी, वाटर है ये कौन है? ये मीथेन है, CH4 मीथेन। ये अमोनिया है, अमोनिया। और ये कौन है? ये ग्लूकोज है। नाम तो आपने सुना होगा ही। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी को यहां पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अब कितने एटम्स कंबाइन होंगे, इनकी पूरी मायावी दुनिया, इनके स्ट्रक्चर्स के साथ हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जानेंगे। यानी सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, ये हमने जाना है। और एटम्स के इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं मॉलिक्यूल। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, एटम का मास एटॉमिक मास है, तो मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। देखिए, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसकी पूरी माया हमें जाननी है। एटॉमिक मास आप जान चुके हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एटॉमिक मास की कैलकुलेशन हम जानते हैं। एटॉमिक मास हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के हैं, उन्हीं को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। डिफाइन तो हमने कर लिया है, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। और मॉलिक्यूल बना है किससे? एटम से। तो एटम्स के मासेस को ऐड करने से हम मॉलिक्यूलर मास को आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, एटॉमिक मास आपको पता रहेंगे, आप आसानी के साथ मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखिए, आई होप डेफिनेशन को आपने नोट किया होगा। अब बारी है इसकी कैलकुलेशन की। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मॉलिक्यूलर मास को? देखिए, इट इज कैलकुलेटेड एज सम ऑफ atomic mass of constituent particles
constituent particles multiplied by number of atoms of that element, present in the formula, देखिए फॉर्मूला में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, O2 फॉर्मूला है, तो इसका मोलिकुलर मास क्या होगा? एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का नंबर 2 है, इंटू 2, तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 32। ऐसे ही N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन के एटम्स 2 हैं, 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास से मोलिकुलर मास 14 इंटू 2, इनको ऐड करने के बाद यानी एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है? ये मिलता है 28। यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है, तो मोलिकुलर मास की यूनिट भी क्या होगी? ये भी AMU होगी। एटॉमिक मास यूनिट ही यहां पर मोलिकुलर मास की यूनिट होगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मोलिकुलर मास की यूनिट वही होगी जो एटॉमिक मास की है, क्योंकि एटॉमिक मासेस को यूज करते हुए हमने यहां पर मोलिकुलर मास को इंडिकेट किया है। देखिए कुछ और मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं मोलिकुलर मास की, जैसे CH4 का मोलिकुलर मास क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इनको यूज करना है। 12 इंटू कार्बन का नंबर 1 प्लस हाइड्रोजन का नंबर 4 है, एटॉमिक मास क्या है? 1 इंटू 4। देखिए यहां से मोलिकुलर मास क्या मिलता है? यहां से मोलिकुलर मास 16 मिलता है। ऐसे ही NH3 के लिए अगर बात करनी हो मोलिकुलर मास की, तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस को इंडिकेट करना होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, मैंने इंडिकेट किया। देखिए नाइट्रोजन का नंबर 1 है, तो 14 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। हाइड्रोजन का नंबर 3 है, 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। इस प्रकार से हमारे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और मोलिकुलर मासेस की बात करते हैं। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसकी मोलिकुलर मास की बात करनी है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो देखिए एटॉमिक मासेस को किस प्रकार से यूज करना है। कार्बन का नंबर 6 है, एक एटम का मास 12 है, तो 6 एटम्स का मास क्या होगा? 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, इंटू 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, ऑक्सीजन के एटम्स 6 हैं। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहां से आपको मोलिकुलर मास क्या मिलता है? जरूर आपको यहां से मोलिकुलर मास मिला होगा 180। आगे देखिए C12H22O11, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। चलिए बात करते हैं कार्बन का नंबर क्या है, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ऑक्सीजन का नंबर क्या है। देखिए नंबर यहां इसके फॉर्मूला में साफ साफ मेंशन्ड है, 12, 22, 11। यानी इस एक एटम के मास को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 इंटू 12। क्लियर है बात? एक एटम के मास को 22 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 इंटू 22। एक एटम के मास को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, 16 इंटू 11। यहां से आपको इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मोलिकुलर मास मिल पाएगा। क्या मिल पाएगा? ये मिल पाएगा आपको 342। यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट, AMU इनकी यूनिट होगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। एटॉमिक मास यूनिट AMU होती है। ऐसे ही एटॉमिक मासेस को हमने यूज किया है। जिन एटॉमिक मासेस को हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जिन एटॉमिक मासेस को एक बेहतरीन अंदाज में पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देख चुके हैं, उन्हीं एटॉमिक मासेस को हमने यहां पर यूज किया है। और इनके यूज करने से हमने यहां पर कैलकुलेट किया है मोलिकुलर मास को। तो मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होगी? जो एटॉमिक मास की होगी। क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट। आइए, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, H2C2O4.2H2, इस टाइप के केसेस के लिए एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करने में कंफ्यूजन होती है। ये क्या है? ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है।
ये क्या था? ये हम जानते हैं, ये सुक्रोज था। और ये क्या था? ये ग्लूकोज था। क्लियर है बात? अब देखिए, अब हमें ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। एक बार फिर से हाइड्रोजन एटॉमिक मास, एक एटम का मास 1, एक एटम ऑक्सीजन का मास 16। देखिए, ऑक्सैलिक एसिड के हम मॉलिक्यूलर मास को किस प्रकार से इंडिकेट कर पाएंगे? काफी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर ये देखिए डॉट है, मैथ्स में इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या केमिस्ट्री में भी इसका मीनिंग यही होगा? जी नहीं, केमिस्ट्री में इसका मीनिंग ये नहीं होगा। केमिस्ट्री में इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा H2C2O4 के साथ 2H2O अटैच्ड है, यानी H2C2O4 का मास हम कैलकुलेट करेंगे और 2H2 का मास कैलकुलेट करेंगे, उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास या फिर मास आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ही होता है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। कार्बन 2 है और 12 इसका एटॉमिक मास है, 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। प्लस ऑक्सीजन 4 है, ये 16 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। अब देखिए वोटर है 2 जो इसके साथ अटैच्ड है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो वोटर का जो भी नंबर हो ऐसे इस प्रकार से इंडिकेट कर लेंगे और पूरे मास को इसमें ऐड करना है तो प्लस साइन और यहां ब्रैकेट लगा लेंगे और H2 के मास को इस ब्रैकेट के अंदर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस प्रकार से 2H2 का मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन 1H2 में 2 है और H2O 2 है, इसके लिए मैंने 2 पहले ही इंडिकेट कर लिया यहां पर। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन 1H2 में 1 है, 16 इंटू 1। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आपको इसका फाइनल आंसर क्या मिलता है? ये मिलता है 126 AMU। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऑक्सैलिक एसिड में 2H2 नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऑक्सैलिक एसिड का कमर्शियल सैंपल है, इसमें 2H2 प्रेजेंट है। और तब आपसे पूछा हो क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, तो 2H2 के मास को भी ऐड कर देंगे। एक और फेमस कंपाउंड देखिए क्या आपके पास, CuSO4.5H2, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? आइए इसकी बात करें। यानी कि एटॉमिक मासेस को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए इंडिकेट करता हूं। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, देखिए सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगेन 16। हम जानते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कॉपर के एटॉमिक मासेस को इनको यूज करते हुए आसानी के साथ इसके मॉलिक्यूलर मास को इंडिकेट कर पाएंगे। इसका एक फेमस नाम भी होता है केमिस्ट्री की दुनिया में, आपको पता होना चाहिए। इसका फेमस नाम होता है ब्लू विट्रियोल। नाम तो आपने सुना होगा ही, ब्लू विट्रियोल, जल्दी से याद कीजिए, ये ब्लू विट्रियोल है। ब्लू विट्रियोल का मॉलिक्यूलर मास क्या है इसकी हमें बात करनी है। देखिए कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, कॉपर है 1 इंटू 1, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास क्या होगा 32, सल्फर का नंबर क्या है 1 इंटू 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का नंबर 4 है इंटू 4, प्लस 5H2 का मास, इसके लिए हमें देखिए प्लस करना होगा 5H2 का मास। इस प्रकार से 5 को लिखना होगा ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1H2 का मास। देखिए 1H2 में 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन का मास इंटू 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे देखिए प्लस ऑक्सीजन 1H2 में 1 है, प्लस 16 इंटू 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 इंटू 1। जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना मिलता है आपको? CuSO4.5H2 ब्लू विट्रियोल का मॉलिक्यूलर मास ये मिलता है 249.5 AMU। चलिए ध्यान से देखिए, एक और फेमस केस इसी जैसा आपके सामने है। अगर आपको ब्लू विट्रियोल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है तो इस रहस्यमयी मॉलिक्यूल का मास भी आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूल आपने देखा होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसकी हमें बात करनी है।
सबसे पहले नाम की बात करते हैं, फिर काम की बात करेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, इस रहस्यमयी मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं पोटासियम। नाम सुना होगा आपने। जल्दी से आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। आपको पोटासियम, सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, इनके एटॉमिक मासेस पता है। किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, K2SO4 का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद Al2SO4 थ्राइस का, उसके बाद देखिए 24H2O का मास हम कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों के मास को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O का मास आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन किस प्रकार से होनी है। 1 पोटासियम का मास 39 होता है एटॉमिक मास, सल्फर का मास एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27। ये आपको गिवन है। अगेन सल्फर एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, अगेन ऑक्सीजन आपके पास है 16 है इसका एटॉमिक मास। देखिए अब हमें बारीकी से कैलकुलेशन करनी होगी ताकि कोई मिस्टेक ना हो। K2SO4 का मास क्या होगा? सबसे पहले K2SO4 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 39 इंटू 2 प्लस 1 सल्फर है, 32 इंटू 1, 4 ऑक्सीजन है प्लस 16 इंटू 4। इसमें ऐड करना होगा 1 Al2SO4 थ्राइस का मास। देखिए एल्यूमिनियम 2 है, 27 इंटू 2 प्लस यहां देखिए 3SO4 है तो 3 के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हमें पुट करना होगा SO4 का मास, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 4 है इसके अंदर 16 इंटू 4 और ये सभी एटम्स 3 टाइम्स है तो देखिए इस मास को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये हमारे पास करेक्टली Al2SO4 थ्राइस का मास आ गया है, एक मॉलिक्यूल का मास आ गया है। अब देखिए 24H2 का मास क्या होगा? प्लस 24H2 के मास के लिए हमें सबसे पहले 1H2 के मास को रिप्रेजेंट करना होगा, 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन है 1 इंटू 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 इंटू 1 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। इन तीनों को ऐड करने के बाद देखिए आपको यहां से मॉलिक्यूलर मास क्या मिलता है। आई होप आपने कैलकुलेशन की होंगी और आपको देखिए फाइनल आंसर, आई होप आपने कैलकुलेशन की होगी, आपको भी इसका फाइनल आंसर यही मिल पाया होगा। यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी क्या होगी? AMU होगी। आइए लास्ट केस की बात करते हैं, K4FeCN6। चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो तो घबराना नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इनकी पूरी माया हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जानेंगे। अभी तो हमें केवल और केवल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। जैसे आपने सिंपल कंपाउंड्स के केस में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मीनिंग है एंड किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, इसकी पूरी कहानी हमारे सिलेबस में है। अभी वक्त नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है इसकी पूरी कहानी को सुनाने का, नहीं तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में मैं जरूर बताता आपको। इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ भी पार्ट यूज नहीं होना है, यानी केवल हमें मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना है। तो चलिए अपने मकसद में कामयाब होने के लिए जल्दी से एटॉमिक मासेस को यहां पर इंडिकेट करते हैं। पोटासियम का एटॉमिक मास 39, आयरन का एटॉमिक मास 56, कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। कैलकुलेशन क्या होगी? बिल्कुल सिंपल होगी, 39 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर 1 आयरन यानी 56 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, प्लस ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन के मास को ऐड कर देंगे 12 प्लस 14, 1 कार्बन है 1 नाइट्रोजन है, यानी एटॉमिक मास को ही डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये कितने टाइम्स है?
ये 6 टाइम्स है, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको मिलता है 368 AMU। ये क्या होगा? ये होगा K4 Fe6 का मोलिकुलर मास। K4 Fe6 ये एक फेमस कंपाउंड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ध्यान से देखिए, पोटासियम फेरोसाइनाइड। पोटासियम फेरोसाइनाइड इसका फेमस नाम है। जल्दी से नोट कीजिए और याद भी कीजिए, पोटासियम फेरोसाइनाइड, यह है इसका फेमस नाम। आगे चलते हैं और आगे हमें और क्वेश्चंस की बात करनी है। अभी तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, आगे हमें क्वेश्चंस की बात करनी है। आगे चलने से पहले मैं यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगा। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोलिकुलर मास और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम की यूनिट क्या होगी? देखिए, कैपिटल एम की यूनिट होगी AMU। एटॉमिक मासेस को ऐड करने के बाद ही हमें मोलिकुलर मास मिल पाता है। एटॉमिक मास की यूनिट AMU है, तो मोलिकुलर मास की यूनिट भी क्या होगी? AMU होगी। और ये हम जानते हैं 1 AMU, 1 AMU, मेरे साथ साथ बोलिए, 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल है? 1 AMU इक्वल है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की। उम्मीद अभी तक आपने याद कर लिया होगा। अगर याद कर लिया है तो देरी किस बात की है? जल्दी से इस मोलिकुलर मास को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। इस मोलिकुलर मास को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? यह मोलिकुलर मास अभी आपके पास एटॉमिक मास यूनिट में है। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा कैपिटल एम को, किससे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। इस प्रकार से मोलिकुलर मास हमारे सामने बेहतरीन तरीके से ग्राम यूनिट के साथ आ जाएगा। जी हां, AMU यूनिट से हमने ग्राम यूनिट में इस मोलिकुलर मास की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ C12H22O11, C12H22O11 का मोलिकुलर मास निकालना है। वैसे तो इसका मोलिकुलर मास मैंने एग्जांपल्स में ही कैलकुलेट किया है। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपको इस सुक्रोज का, सुक्रोज और केन शुगर का मोलिकुलर मास देखिए क्या मिलेगा, 342 मिलेगा। क्या इसको लॉक कर दिया जाए? क्या इसका फाइनल आंसर होगा? जी नहीं, मिस्टेक हो जाएगी आपसे। ये 342 AMU है, ग्राम में नहीं है। अगर मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज ग्राम में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए किस प्रकार से मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज ग्राम यूनिट में देखिए क्या होगा। AMU यूनिट में आपके पास ये है, ग्राम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये होगा इसका फाइनल आंसर। काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं या फिर कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए, एक और फेमस मॉलिक्यूल आपके सामने है। मॉलिक्यूल क्या है? यूरिया। यूरिया इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये आप जानते हैं। और ये एक बेहतरीन केस है जिससे हम आसानी के साथ देख पाएंगे मॉलिक्यूलर मास को कैसे ग्राम यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करना है। ये ऐसा लास्ट केस है। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखते हैं चैलेंजर से कितने बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। जल्दी से इसको फिनिश कीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यूरिया का? N2 नाइट्रोजन 2 है, H4 हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। क्लियर है बात? तो देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इनको यूज करते हुए मॉलिक्यूलर मास को AMU यूनिट में हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है। किस प्रकार से? देखिए, नाइट्रोजन 2 है, 14 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, हाइड्रोजन 4 है, 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, कार्बन 1 है, 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, ऑक्सीजन भी 1 है, 16 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से।
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मोलिकुलर मास एएमयू यूनिट में मिलता है 60 एएमयू। ये हम जानते हैं 1 एएमयू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। तो इतने एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इन ग्राम क्या होगा। 60 एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इससे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार से हमें मोलिकुलर मास ग्राम यूनिट में मिल जाएगा। यह होगा इसका फाइनल आंसर। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, कोई रॉकेट साइंस तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। ये देखिए एक चैलेंजर आपके सामने है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो आप ये मान लीजिए आपने काफी बेहतरीन दिमाग को यूज करते हुए आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ या वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करें जल्दी से जल्दी। क्या आपको गिवन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। अभी तो हमने मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना सीखा है। एक मोलिक्यूल H2O की वॉल्यूम क्या होगी, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास। सोचिए क्या करना होगा। हिंट देता हूं मैं आपको, डेंसिटी आपके पास है, वाटर की डेंसिटी को याद कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये आपको याद करना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में काफी जगह यूज होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। अब सोचिए इसको यूज करते हुए आप कैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 H2O मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर पाएंगे। सोचिए सोचिए, दिमाग आपको लगाना है। देखिए एक और हिंट देना चाहूंगा, ये ग्राम पर ml है, यानी ये मास वॉल्यूम का रेशियो है। कैसे है, मास बाय वॉल्यूम। ये होती है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम क्या है, ये है 1 ग्राम पर ml। यही तो डेंसिटी, डेंसिटी को मैंने रो से इंडिकेट किया है। तो देखिए अगर हमने यहां पर मोलिकुलर मास पुट कर दिया कौन सी यूनिट में, ग्राम यूनिट में, तो वॉल्यूम मिल जाएगी कौन सी यूनिट में, ml में। यानी मास हमें ग्राम में पुट करना है, वॉल्यूम हमें ml में मिल ही जाएगी। देखिए H2O का मोलिकुलर मास क्या होगा, एक मोलिक्यूल की वॉल्यूम चाहिए तो एक मोलिक्यूल का मास यानी मोलिकुलर मास हमें पुट करना होगा। 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। तो H2O का मोलिकुलर मास क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, ये होगा 18 एएमयू। लेकिन पुट करना है ग्राम यूनिट के साथ। तो देखिए 18 एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, 18 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। इस प्रकार से 18 एएमयू को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। हम जानते हैं 1 एएमयू इतने ग्राम के इक्वल है, और 18 एएमयू को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए वॉल्यूम आपके पास ml में आ जाएगी। यहां से वॉल्यूम इन ml, ये आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आपके पास देखिए वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ml में, मिलीलीटर में आपके पास होगी 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ml, इतने ml वॉल्यूम होगी। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया होगा, आप भी फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। वॉल्यूम की और किसी यूनिट में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको यूनिट कन्वर्जन यूज करना होगा। जैसे लीटर में रिप्रेजेंट करना है तो 1 लीटर 1000 ml के इक्वल है। तो ये देखिए ml में वॉल्यूम आपके पास है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और ये हम जानते हैं 1 लीटर 1000 ml के इक्वल है तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml है, तो इतना ml और इतना सेंटीमीटर क्यूब भी इसको इंडिकेट
किया जा सकता है। देखिए, अब हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की पूरी माया को जानना है। ये तो आप जानते ही होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। किसी एटम का मास 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना है। इट इज ए रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये कार्बन 12 कार्बन का आइसोटोप है। इसी को यूज करते हुए, इसी को ही स्टैंडर्ड मानते हुए हमें यहां पर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना है। RMM क्या होगा, ये होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये देखिए 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये क्या है, ये है 1 AMU। ये आप जानते होंगे, लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में बताया जा चुका है। अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें तो लेक्चर नंबर 2 में जाइए। ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास। ये हमने AMU यूनिट में इस प्रकार से आज इस सेशन में रिप्रेजेंट किया है, MAMU। देखिए, इस प्रकार से आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी मिलती है, कैपिटल M। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल M AMU, if molecular mass is capital M AMU, then relative molecular mass RMM क्या होगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये होगी कैपिटल M। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जो मास होगा किसका, मॉलिक्यूल का, यह मास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। ये हम देख चुके हैं। MAMU को हमने 1 AMU से डिवाइड किया है, तो रेशियो क्या मिलता है, कैपिटल M, जो कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमें क्या जानना है, इसके बाद हमें जानना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको याद हो, आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए हमने एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन किया था मिक्सचर के केस में। तो आज हमें ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करना है। किसके लिए डिफाइन करना होता है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें इसे डिफाइन करना है। क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज द एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। एवरेज किस प्रकार से लेनी होगी, आइए इसकी बात करें। ये हमारे पास एक मिक्सचर है, ये हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें प्रेजेंट है 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स। क्या प्रेजेंट है, 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस प्रकार से टाइप 3 अज्यूम किया। टाइप 1 जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर मास M1 है, टाइप 2 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास M2 है, टाइप 3 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास M3 है। क्लियर है बात। और यहां देखिए और क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास के बाद आपको गिवन है अबंडेंस, परसेंटेज भी होनी चाहिए आपके पास। अबंडेंस क्या क्या गिवन है, अबंडेंस इनकी गिवन है, इनकी मोल परसेंटेज। अबंडेंस किस फॉर्म में गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने पहले आपसे डिस्कस नहीं किया था, कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो परसेंटेज है, जो अबंडेंस होती है, ये मोल परसेंटेज की फॉर्म में होती है। क्या है ये, x1% और देखिए x2%, x3%। क्लियर है बात। अगर आपको मोल परसेंटेज और अबंडेंस गिवन हो तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास किस प्रकार से डिफाइन करना होगा, कंफ्यूजन को दूर कर पाएं और बारीकी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसको डिवाइड किया है 3 इंपॉर्टेंट केसेस में। केस 1,
if abundance is given, if abundance or mole percentage is given, अगर abundance और mole percentage given होगी तो हमें क्या करना होगा? तो उस केस में सिंपली जैसे आइसोटोपिक मिक्सचर के केस में abundance given थी, एवरेज मोलिकुलर मास उसी प्रकार से हमें कैलकुलेट करना होगा जिस प्रकार से आइसोटोप्स के लिए एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया गया था। या आप कैलकुलेट करते हैं, देखिए किस प्रकार से, m एवरेज इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 100। इस प्रकार से एवरेज मोलिकुलर मास को कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपने क्या किया है, ये देखिए x1% का कंट्रीब्यूशन लिया है m1 इंटू x1 डिवाइड बाय 100 से, x2% से कंट्रीब्यूशन क्या लिया है m2 इंटू x2 डिवाइड बाय 100, x3% से क्या कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है m3 इंटू x3 डिवाइड बाय 100। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। अगर यहां पर 4 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते तो आगे क्या करना होता, m4 इंटू x4। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स और मौजूद होंगे तो और आगे हम बात करेंगे। और 100 से डिवाइड करना होगा, यानी जो अबंडेंस का सम है x1 प्लस x2 प्लस x3 ये 100 होता है। तो इस 100 को रिप्लेस भी किया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, इस प्रकार से m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 एंड सो डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो। इस प्रकार से 100 को इससे रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो ये आपके सामने होगा। दोनों फॉर्मूलाज एक ही हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ये नहीं सोचना दोनों अलग अलग हैं। इसी को ही तो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, या इसको याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। ये 100 यही तो है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं 100 से, तो यही फॉर्मूला तो मिल जाएगा आपको। आई होप ये आपने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब देखिए बारी है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की, फील करने की। आप नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन तो जानते ही हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे किसके, गिवन मास बाय मोलर मास के, क्या हम बोल सकते हैं मास बाय मोलर मास के, ये आप जानते हैं। जो अबंडेंस और मोल परसेंटेज आपको गिवन है, इस अबंडेंस और मोल परसेंटेज को अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मोल परसेंटेज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की ही तो परसेंटेज है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ही तो हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से, यानी x1 को मल्टीप्लाई करते हैं m1 से, तो क्या मिल जाएगा आपको, मास का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है ना ये बात। यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या क्या हो सकते हैं, x1 x2 x3, और ये देखिए mm क्या हो सकता है, ये हो सकता है m1 m2 m3। इस प्रकार से x1 को मल्टीप्लाई किया m1 से तो क्या मिल गया आपको, मास का कंट्रीब्यूशन मिल गया है। यानी टाइप 1 से मास का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, x2 को मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, यहां से टाइप 2 से मास का कंट्रीब्यूशन मिल गया। और इस प्रकार से x3 को मल्टीप्लाई किया m3 से, तो यहां से भी मास का कंट्रीब्यूशन मिल गया और 100 से डिवाइड कर दिया। देखिए इस प्रकार से हमें एवरेज मिल गई है। टाइप 1 को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, इस तरीके से भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि इसको जल्द ही मैं यूज करने वाला हूं। आई होप आपको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड हो चुका है। हमने मोल परसेंटेज यानी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया किसे, मोलर मास से, तो हमारे पास मास का कंट्रीब्यूशन आ गया, टाइप 1 का, टाइप 2 का, टाइप 3 का, और इनको हमने ऐड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। पूरा मिक्सचर कितना है, 100 ही तो है, तो इससे हमें क्या मिल पाई, एवरेज मिल पाई। और इस एवरेज को हमने बेहतरीन अंदाज में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया है, यानी हमने एवरेज मोलिकुलर मास को केस 1 में काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं केस 2 की। एक बेहतरीन अंदाज में हमें केस 2 को अंडरस्टैंड करना है। केस 2 में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है,
मोल परसेंटेज गिवन नहीं है, क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, केस 2, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, अगर हमें कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, किस प्रकार से? एक मिक्सचर हमारे पास है, ध्यान से देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से हमारे पास इस मिक्सचर में प्रेजेंट है। क्लियर है बात? तो टाइप 1 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N1 है। टाइप 2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N2 है। टाइप 3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N3 है। आई होप ये आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर कर सकते हैं। N1 टाइप 1 के नंबर ऑफ मोल्स, N2 टाइप 2 के नंबर ऑफ मोल्स, N3 टाइप 3 के नंबर ऑफ मोल्स। और इनके मोलिकुलर मासेस क्या है? मोलिकुलर मासेस एक बार फिर से हमने M1, M2, M3 कंसीडर कर लिए हैं। हमारे पास अबंडेंस नहीं है, और ये अबंडेंस किसमें होने चाहिए? अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अबंडेंस किसमें होनी चाहिए? यहां मैंने आपको फील करवाया है, ये अबंडेंस किसमें होनी चाहिए? मोल परसेंटेज की फॉर्म में होनी चाहिए। तो मोल परसेंटेज क्या आपको पता है? जी नहीं, मोल परसेंटेज नहीं पता है। लेकिन अगर हम मोल परसेंटेज पता कर लें, फिर तो उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, मोल परसेंटेज पता करना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास है तो मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी के साथ मोल परसेंटेज हम यहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे। मोल परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1, ये क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। इस प्रकार से हमारे पास मोल परसेंटेज आ जाएगी कंपोनेंट 1 की। नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट 1 के क्या है हमारे पास? ये N1 है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 इनटू 100 है। इस प्रकार से मोल परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1 यानी अबंडेंस X1 आपके पास होगी। देखिए, जिस प्रकार से आपने अबंडेंस X1 को इंडिकेट किया है, ठीक उसी प्रकार से अबंडेंस X2 क्या होगी? ये होगी N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू 100। यानी कंपोनेंट 2 के केस में यहां देखिए क्या हो जाएगा? कंपोनेंट 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 N2 हो जाएंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सेम ही रहेंगे। इनटू 100 यहां भी है, इनटू 100 यहां भी होगा। अगर यह आपने नोट कर लिया है तो देखिए, थर्ड कंपोनेंट के लिए मोल परसेंटेज क्या होगी, यानी X3 क्या होगी? इसकी भी यही बात कर लेते हैं। इनसे रिलेट करते हुए आसानी के साथ X3 को इंडिकेट कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 3 कितने होंगे? N3 होंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3, और मोल परसेंटेज है तो इनटू 100 भी करना होगा। आई होप ये आप काफी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अबंडेंस, मोल परसेंटेज, देखिए टाइप 1 की क्या? N1 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू 100। यहां क्या है? N2 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू 100। यहां क्या है? N3 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू 100। आइए, बार बार ये काम तो हमें करना नहीं होगा, तो जनरलाइज करते हैं इसको, ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, हमारा टाइम सेव हो पाए। देखिए, एवरेज मोलिकुलर मास MAVG टाइप 1 से हम देख चुके हैं, केस 1 से हम देख चुके हैं। टाइप 1 क्वेश्चन सोल्व करने का क्या है? मोल परसेंटेज हमें गिवन हो, यही तो था केस 1। तो हमारे पास एवरेज मोलिकुलर मास का क्या फॉर्मूला है टाइप 1 और केस 1 से? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय
100। हमने क्या किया है, हमने x1 x2 x3 को नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है और मोल परसेंटेज हमने एक्सप्रेस की है। तो आसानी के साथ x1 x2 x3 हमें पुट करना होगा। देखिए x1 क्या है, n1 बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू 100। x2 क्या है, n2 बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू 100। x3 क्या है, n3 बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू 100। 100 100 100 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एवरेज मोलिकुलर मास किस प्रकार से इंडिकेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में। पूरी कहानी आपके सामने होगी, m1 इंटू n1, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 प्लस m3 इंटू n3, m3 इंटू n3। और एलसीएम देखिए क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो यही तो एलसीएम होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको इस पूरी कहानी से बचना है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, डायरेक्टली एवरेज मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूला को याद कीजिए। ये केस 2 है। उम्मीद है आपने फॉर्मूला को याद कर लिया होगा। अब हमारे बढ़ते हुए कदम देखिए कहां पहुंच गए हैं। ये केस 3 हमारे पास है। अब हमारे पास ना ही मोल परसेंटेज है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स है, तो क्या है फिर हमारे पास, क्या है हमारे पास फिर? देखिए हमारे पास केस 3 में मास परसेंटेज है। इफ मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज गिवन, अगर मास परसेंटेज गिवन है तो क्या करेंगे? देखिए एक मिक्सचर हमारे पास है, इसमें टाइप 1 टाइप 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जनरलाइज तो हम कर ही लेंगे, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए जैसा रिजल्ट होगा वैसा ही रिजल्ट और ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। तो टाइप 1 टाइप 2 के लिए ही हम बात कर लेते हैं। देखिए मास परसेंटेज आपको गिवन है, मास परसेंटेज क्या गिवन है? मास परसेंटेज अल्फा परसेंट बीटा परसेंट, ये गिवन है। क्लियर है बात? और साथ में आपको मोलिकुलर मास गिवन है m1 m2। आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर, एवरेज मोलिकुलर मास क्या ये होगा जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय 100 होता है, ऐसे ही मास परसेंटेज गिवन है। तो m1 अल्फा प्लस m2 बीटा बाय 100, क्या ये होगा एवरेज मोलिकुलर मास? जल्दी सोचिए इसके बारे में, आपको ही सोचना है। ऐसा नहीं होगा, ऐसी भूल आपको कतई नहीं करनी है। ऐसी मिस्टेक अगर आपने एग्जाम में की तो ये आपकी आखिरी मिस्टेक होगी। तो आपको करना क्या है, मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठंडे दिमाग से सोचिए आप एक बार इसके बारे में, करना क्या होगा। देखिए पाप क्या हुआ हमसे, पाप क्या हुआ है, ऐसा पाप हमें एग्जाम में नहीं करना है। पाप क्या हुआ है ये याद रखना है। हमसे मिस्टेक ये हुई है, देखिए हमसे मिस्टेक क्या हुई है, हमसे मिस्टेक ये हुई है कि हमने मोलर मास को मास से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ये मैं आपको दिल की पूरी गहराई से फील करके दिखाऊंगा और आप भी फील कर पाएंगे मेरे साथ साथ कि नंबर ऑफ मोल्स के जो 3 फॉर्मूलाज हम देख चुके हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.7, ये सभी फॉर्मूलाज मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। और ये आप बिल्कुल ना सोचें कि मोल की प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई है। मुझे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको साथ में ही करवानी है, आपका टाइम भी सेव करना है। तो इसके लिए आप मेरे साथ नेक्स्ट सेशन तक बने रहें। आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स की पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है गिवन मास बाय मोलर मास की।
ये फॉर्मूला एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। यहां पर आपके पास मास परसेंटेज की टर्म्स में मास है, आपने क्या किया, आपने इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे आप देखेंगे जितना मोलिकुलर मास होता है उतना ही मोलर मास आपको मिलेगा। यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे जितना एटॉमिक मास आपको मिला था उतना ही मोलर मास आपको मिला था कि नहीं मिला था, यूनिट क्या हुई थी, ग्राम। ऐसे ही जितना मोलिकुलर मास होता है उतना ही आपको मोलर मास मिलेगा, यूनिट डिफरेंट होगी। मोलिकुलर मास की यूनिट आज हमने देखी एमयू होती है, नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे मोलर मास की यूनिट क्या मिलेगी आपको, ग्राम मिलेगी। अभी आप याद कर लीजिए, जितना मोलिकुलर मास एमयू में होता है ऐसे ही मॉलिक्यूल के लिए भी मोलर मास डिफाइन होगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m ग्राम मिलेगा। जैसे एटॉमिक मास एमयू था तो मोलर मास क्या मिला था, a ग्राम। जैसे मॉलिक्यूलर मास एमयू है तो मोलर मास क्या मिलेगा हमें, m ग्राम मिलेगा। यानी इन फॉर्मूलाज को मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर मोलर मास m1 है और इसको मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है मोलर मास से, तब आपको मास मिलेगा। ऐसे मास को मोलर मास से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपने क्या किया यहां पर, मास को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। ये मास परसेंटेज का क्या मीनिंग है, ये एक टाइप का मास है और इसको आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। मास बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, ना कि हमें मास को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई है तो आगे चलते हैं, मदद लेते हैं टाइप 2 के इस फॉर्मूला की, जिससे हमें एवरेज मोलिकुलर मास मिलता है अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो। कौन सा फॉर्मूला है टाइप 2 में, m एवरेज इज इक्वल टू m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इससे हमें एवरेज मोलिकुलर मास मिलता है टाइप 2 में। क्लियर है बात। अब हमारे पास मास परसेंटेज है, तो क्या इसको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास बाय मोलर मास इस फॉर्मूला का उपयोग होता है, आप जानते हैं। एटम्स के लिए हमने इस फॉर्मूला को यूज किया था, क्या मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए। जी हां, जो भी फॉर्मूलाज एटम्स के लिए एप्लीकेबल थे वो सभी फॉर्मूलाज मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। इसको प्रूव करके दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट सेशन में, अभी आप मान लीजिए। तो देखिए जो मास परसेंटेज अल्फा है इसको मोलर मास m1 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जो मास परसेंटेज बीटा है इसको मास मान लिया है और डिवाइड कर दिया मोलर मास m2 से, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n2 आ जाएंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n1 है, तो यहां भी हमें n1 n2 पुट करने होंगे, यानी अल्फा बाय m1 बीटा बाय m2 ये हमें पुट करने होंगे। तो इस प्रकार से एवरेज मोलिकुलर मास हमें मिल पाएगा। देखिए क्या, m1 इंटू अल्फा बाय m1 प्लस m2 इंटू बीटा बाय m2। देखिए m1 m1 m2 m2 कैंसिल हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय अल्फा बाय m1 प्लस बीटा बाय m2। क्लियर है, एंड सो ऑन। नीचे भी ऐसे ही आगे बात की जा सकती है, न्यूमरेटर में भी ऐसे आगे बात की जा सकती है। अगर और ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे ऐसे ही बात आगे डिनोमिनेटर में भी की जा सकती है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए अगर पूरा मिक्सचर इन दोनों से ही बना है तो अल्फा प्लस बीटा 100 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या पुट करना है, 100 पुट करना है। एक बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होगा जो कि आपकी पूरी कंफ्यूजन को दूर करेगा। m एवरेज इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय अल्फा बाय m1 प्लस बीटा बाय m2 एंड सो ऑन। इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमने तीनों ही केसेस को, तीनों ही टाइप्स को काफी बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए आज के सेशन में विदाई से पहले बात करते हैं इन तीनों ही फॉर्मूलाज की एक साथ इन तीनों ही फॉर्मूलाज को अगर हमें लर्न करना हो तो देखिए एक साथ रिप्रेजेंट करना होगा और बारीकी से देखना होगा, देखते रहना होगा जब तक हमें याद नहीं हो जाते तब तक।
जब हमें मोल परसेंटेज गिवन हो, मोल परसेंटेज गिवन हो, तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में m एवरेज इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 100 से हमें एवरेज मोलिकुलर मास मिल जाएगा। देखिए टाइप 2 क्या है? इफ नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन हो तो उस केस में क्या करना होगा? m एवरेज के लिए आपको अप्लाई करना होगा m1n1 प्लस m2n2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एंड सो ऑन। ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे तो आगे भी बात की जा सकती है। अगर मास परसेंटेज गिवन हो, इफ मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इज गिवन, क्लियर है बात? अगर गिवन हो मास परसेंटेज तो इस केस में क्या करना होगा? इस केस में एक और बेहतरीन फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, याद कीजिए इसको भी। m एवरेज इज इक्वल टू 100 बाय अल्फा बाय m1 प्लस बीटा बाय m2 एंड सो ऑन। आई होप इसको भी आपने याद कर लिया हो। अगर तीनों को ही आपने याद कर लिया है तो ये देखिए आपके लिए सरप्राइज है, होमवर्क आपके लिए है। और इसमें आज मैं आपके लिए आंसर्स भी लेकर आया हूं। जैसे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा m एवरेज, इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 29.48। इससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी आपका मेथड करेक्ट है कि नहीं है। और एक हिंट आपको देना चाहूंगा, यहां पर अप्लाई करना होगा टाइप 1 को। टाइप 1 को अप्लाई करें, मस्ती के साथ क्वेश्चन को सोल्व करें। आगे देखिए, ये रिलेटेड है टाइप 2 से। जी हां, ये रिलेटेड है टाइप 2 से और ये भी आपके लिए होमवर्क है। यहां से m एवरेज आपको क्या मिल पाएगा? m एवरेज आपको यहां से मिल पाएगा 29.2। टाइप 2 में जो रिजल्ट है उसको अप्लाई कीजिए और फाइनल आंसर को यहां से आप फाइंड कीजिए और हंसते रहिए। देखिए ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, मास परसेंटेज आपको गिवन है, यानी ये टाइप 3 से क्वेश्चन आपके पास मास परसेंटेज गिवन है। तो टाइप 3 में जो भी रिजल्ट है उसको अप्लाई कीजिए, इसका भी फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए m एवरेज आपको क्या मिलता है? ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 5.4 मिलता है, 5.42 मिलता है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। रिवीजन भी जरूर करनी है, नहीं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे, चीजें काफी वोलेटाइल होती हैं, आपके माइंड से कब बाहर निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आज विदाई लेने का वक्त आ गया है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ आज लेते हैं विदाई और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।